जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो काइनेमैटिक्स का चैलेंजर लेवल है और आज हम काइनेमैटिक्स के चैलेंजर लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने अपना मेजरमेंट का एक्सप्लोरर चैलेंजर मास्टर लेवल सॉल्व किया है और अभी इसका लास्ट लेक्चर अगर आप देख कर आए हैं तो वो था हमारा काइनेमैटिक्स का एक्सप्लोरर लेवल। तो आज है हमारे पास काइनेमैटिक्स का चैलेंजर लेवल। सो आइए शुरू करते हैं और होपफुली कि इससे पहले वाला लेक्चर आप देख चुके हो, वही देखकर बेटा यहाँ पर आना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 1। सो द एमसीक्यू नंबर 1 इज okay, so MCQ number 1 is a body start from rest and accelerate to a velocity of 100 meter per second. If it cover a distance of 50 meter, then its acceleration will be, if a body starts from rest and accelerate to a velocity of 100 meter per second, if it cover a distance of 50 meter, then its acceleration will be okay. तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताएं किसकी। एक बॉडी है, देखो बेटा किस तरीके से हो रहा है। एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है। अब जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेट हुआ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट किया और वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली? वेलोसिटी अटेन कर ली 100 मीटर पर सेकेंड। इफ इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, अगर वो डिस्टेंस कवर करती है कितना? 50 मीटर का, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो ये बताइए कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, वेलोसिटी अटेन की 100 मीटर पर सेकंड की, तो ये वो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस कितना कवर किया? 50 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा हम इसमें यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं कहूंगा कि बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि हमें एक्सेलरेशन तो हमसे पूछी गई है, तो a एज आ गया। डिस्टेंस हमें दिया गया है 50 मीटर का, तो ये 50 मीटर ये आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 100 और इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 0। ठीक है जी, ऐसा ही है। फाइनल वेलोसिटी में आ गया ये स्क्वायर। तो 2 इंटू 50 कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 100a इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10,000। 100 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 10,000। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहां 10,000 से जाकर कर दो डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 काटे। एक्सेलरेशन की वैल्यू बची हमारे पास 100। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बची? 100। तो हमने कहा एक्सेलरेशन की बची वैल्यू 100, यूनिट हमने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेक करेंगे आंसर किधर है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चे इसमें क्या हो रहा है? चलो जी आओ एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो एमसीक्यू नंबर 2 क्या है? If a car takes the same interval of a time to cover all 4 segments shown in a table, 0 से 10 मीटर, 11 से 22 मीटर, 23 से 35 मीटर और 36 से 39 मीटर। क्या कह रहे हैं? Then the car, हमें कहा जा रहा है कि 4 सेगमेंट के अंदर डिस्टेंस कवर करती है गाड़ी। पहले सेगमेंट के अंदर वो चलती है 10 मीटर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। पहले सेगमेंट के अंदर चलती है वो कितना? 10 मीटर। दूसरे सेगमेंट के अंदर चलती है वो कितना? 11 मीटर। तीसरे सेगमेंट के अंदर चलती है वो कितना? 12 मीटर। चौथे सेगमेंट के अंदर चलती है वो कितना? 13 मीटर। और हमें कहा गया है इफ अ कार टेक द सेम इंटरवल, यानी इन सारे डिस्टेंस को कवर करने में मान लो गाड़ी को सेम टाइम लगा। मैं कहता हूं लेट्स से हर डिस्टेंस को कवर करने में 2 सेकंड लगे। हर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो इसको भी 2 सेकंड लगे, इसको भी 2 सेकंड लगे, इसको भी 2 सेकंड लगे, क्योंकि सेम इंटरवल है। तो कह रहे हैं गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, डिसेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या रेस्ट में। देखो हो क्या रहा है कि गाड़ी जो है ना वो बार बार अपना डिस्टेंस बढ़ा रही है। भाई टाइम तो हर बार कितना है? 2 सेकंड का। लेकिन पहले गाड़ी ने 10 मीटर तय किया 2 सेकंड में, फिर गाड़ी ने 11 मीटर तय किया 2 सेकंड में, फिर 12 मीटर तय किया 2 सेकंड में और फिर 13 मीटर तय किया। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर टाइम वही है और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है गाड़ी, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो गाड़ी किस स्टेट में है? गाड़ी है एक्सीलरेशन के स्टेट में। पता है ना, हमने पढ़ रखा है कि जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है और जब डिसेलरेट कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। अभी अगर यहाँ टाइम के साथ डिस्टेंस कम हो रहा होता ना, जैसे कि बड़ा है 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, अगर डिस्टेंस कम हुआ होता
तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी कम हुई है, यानी हम कहते हैं डिसेलरेशन हुई है। लेकिन अभी हम बोलेंगे क्या हुई है, एक्सेलरेशन। क्या समझ में आई है बेटा बात कि क्या हुआ है इसमें? चलें जी, ग्रेट। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 3। सो एक्सेलरेटिंग इज द करेक्ट आंसर। So here we go that MCQ number 2, okay, sequence out है, MCQ number 3 ही है, ये 4 नहीं है, ये क्या है, ये 3 ही है, सही है। A school bus start moving from rest, ठीक है जी, एक स्कूल बस है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। इफ इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, अगर डिस्टेंस उसने कवर किया 25 मीटर का, देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है वीएफ। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं? फर्स्ट इक्वेशन होती है वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी। सेकंड होती है एस इज इक्वल टू वीआईटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। थर्ड होती है 2as इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर। अब देखो हमारे पास वीआई स्क्वायर है, यानी वीआई की वैल्यू है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी हुई है, डिस्टेंस भी हमारे पास है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे इसमें, ऐसा ही है ना? चलो थर्ड इक्वेशन लगाओ, 2as इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी थी? 2, डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 25, फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कर दो मल्टीप्लाई 2 टू द 4 और 4 25 सा 100 इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर, रूट लगाओ जरा दोनों तरफ, तो 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ वीएफ स्क्वायर। अब यहां तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा वीएफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। 100 को मैं लिख लेता हूं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो वीएफ आ गया कितना? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ये तो कहां है 10 मीटर पर सेकंड? 25, 50, 100, तो द करेक्ट आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। अगर गाड़ी की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आई है? इसमें क्या हुआ है? चलें आगे, आ जाओ। So in a cricket match, a batsman hits a ball vertically upward. In a cricket match, a batsman hit a ball vertically upward with a velocity of 19.6. The maximum height attained by the ball will be. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो डेटा बनाएंगे। सबसे आसान तरीका किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, अभी हम ऐसा देख रहे हैं चैलेंजर लेवल के अंदर बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास, तो क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो हम डेटा बनाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। बच्चों अच्छे से समझना, देखो इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ, एक बैट्समैन है जो कि बॉल को हिट करता है कितनी वेलोसिटी के साथ? 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। हमें बताना है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की, यानी हमने बतानी है हाइट, तो ये कैपिटल हाइट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको? मैक्सिमम हाइट। अच्छा देखो होता क्या है, जब बॉल मान लो बैट्समैन ने बॉल थ्रो करी ना, तो बॉल ऐसे ऊपर गई 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 गई। अब जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट वो स्पेस है कि जिसके बाद वो फर्दर और ऊपर ना जाए बल्कि वहां से नीचे आने लगे, तो जब वो यहां पहुंचेगी ना बेटा, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, यानी बॉल ऊपर जाके रुकेगी और फिर वहां से आके नीचे आना शुरू करेगी। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड की होगी इसकी। और क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम एक्सेलरेशन को लेंगे माइनस के जी के बराबर, यानी ग्रेविटी हम लेंगे माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का क्यों? क्योंकि अगर ये अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रही है बॉल। अर्थ की, देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, तो हम जा रहे हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो आओ सॉल्व करें। क्या निकालना है हमने निकालनी है हाइट, अगेन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी? 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये a लिखा हुआ है। अब यहां पर एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के बराबर है, तो एक्सेलरेशन की बजाय आ गई ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट s जो है वो यहाँ हाइट के बराबर है, तो वो आ गया h, और ये आ गया vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो मैंने कहा ग्रेविटी को रख लो माइनस का 9.8 और हाइट तो हमने मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 19.6 का स्क्वायर।
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9.8 into 2 बिकेम माइनस का 19.6 h इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 19.6 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, फिर हाइट इज इक्वल्स टू ये 19.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला जो 19.6 था वो यहां मल्टीप्लाई में था, वहां पर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 19.6 डिवाइड में। तो इस एक 19.6 से इस 19.6 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और हाइट निकल कर आई 19.6 मीटर। कितनी निकल कर आई हाइट? हाइट निकल कर आई हमारे पास 19.6 मीटर। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? कितनी हाइट निकल कर आई है? 19.6 मीटर। तो देख लो किधर है, 9.8, 19.6, 39.2, 196। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। 19.6 इज दी करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आया इसके अंदर क्या हुआ है? अच्छे से इसको हमने कैसे सॉल्व किया, सही। चलें जी, आ जाए आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 वो कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी कब? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखें क्या है, द मार्स ऑर्बिटिंग सन। नहीं देखें, अर्थ की वैल्यू के कांस्टेंट होने की बात की जा रही है, तो वहां पर हम अगर मार्स सन को ऑर्बिट करता है, यकीनन बिल्कुल करता है मार्स सन को ऑर्बिट, बट हम तो अर्थ की बात करेंगे, तो हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे, मार्स की तो बात नहीं करेंगे। तो ये तो नहीं है, ठीक है जी, तो ये तो नहीं है। अब रॉकेट लॉन्च इन एयर। अब देखो जब रॉकेट एयर के अंदर ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है ना, तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही होती है। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो कांस्टेंट तो नहीं रहती, तो ये भी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल मोशन नियर अर्थ। देखो ये अर्थ है और अर्थ के बहुत करीब से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, ऐसे नीचे की तरफ आता है। जब वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो उसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहेगी। हम अभी पीछे न्यूमेरिकल कर आए तो हमने वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट ही ली, हमने ग्रेविटी की वैल्यू को बार बार चेंज थोड़ी किया कि नीचे आ रही है तो चेंज हो रही होगी, तो हमने उसको सेम ही लिया। तो ये सही हो सकता है। अगला देख लेते हैं, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखो अगर एक गाड़ी जो है वो एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है, तो एक स्ट्रेट रोड पर जाती हुई गाड़ी क्या मोशन अंडर ग्रेविटी की एग्जांपल है, या ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है? ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। जब एक गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, यानी ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट, चलो जी आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक न्यूमेरिकल है, तो आ जाओ जी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ ब्रिक फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कितनी? एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्रिक व्हेन इट हिट द ग्राउंड विल बी। जब ब्रिक ग्राउंड को हिट करेगा तो वो अपनी किसी वेलोसिटी के साथ करेगा, वो वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी। मान लो कि एक ब्रिक यहाँ रखा हुआ था और ये ग्राउंड है, तो ये ब्रिक जब यहां से गिर रहा है तो यहां पर उसकी कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये पूछा हुआ है। अभी इनिशियली तो वो किस में था? रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी को तो मैं 0 लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। और ग्रेविटी को लूंगा मैं 9.8 पॉजिटिव का, क्योंकि ये अर्थ की तरफ आ रहा है। अगर ये अर्थ के अगेंस्ट जा रहा होता, यानी अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो ग्रेविटी को मैं लेता नेगेटिव का, लेकिन अभी मैं ग्रेविटी को कैसा लूंगा? पॉजिटिव का। तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है द फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो बेटा इसके अंदर भी आप यूज करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि देखो फिर क्या है, जी है, वी आई, वी एफ, एच, ये तीनों चीजें थर्ड इक्वेशन के अंदर आती है। क्या है थर्ड इक्वेशन? 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आ जाओ, तो ग्रेविटी को रखा 9.8 और h को रख लिया कितना हमने? h को रख लिया हमने 100 इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर। अब vf तो हमने मालूम करना है और माइनस vi स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, तो 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 980। 980 को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ? 2 के साथ, तो क्या होगा? 980 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 98 10 का 9.8 10 का 98
और 100 या 980, तो 980 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्या होगा 2 0 0, 2 8 16, 2 9 18 प्लस 1 19, ये हो गया 1960। क्या हो गया 1960 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो रूट ऑफ वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1960 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो वी एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 1960 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1960 अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आएगा कितना, वो आएगा हमारे पास तकरीबन 44.2 के। आप निकाल के चेक करो, इतना ही आ रहा, 44.2 के बराबर आ रहा होगा हमारे पास क्या, रूट ऑफ 1960। ठीक है, 110 या 980, 980 को मल्टीप्लाई करो तो 1960, 1960 का रूट तकरीबन आएगा 44.2 के बराबर। तो आंसर होगा हमारा 44.2। बेटा आप कैलकुलेटर लेके बैठो और उससे सॉल्व करो, तो ये आंसर तकरीबन हमारा बन रहा होगा कितना, 44.2 के बराबर, वो हमने लिख दिया। ठीक है जी बच्चों, समझ में आ रही है यहाँ तक की बात। अभी अच्छा विजुअल बन गया, कैलकुलेशन आपको इसी पे करके दिखा रहे होता तो होपफुली अच्छे समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी MCQ number 7. So a child drop a tennis ball from a height of 10 meter. डेटा बनाएंगे क्योंकि फिर से न्यूमेरिकल है। A child drop a tennis ball from a height of 10 meter. कितनी हाइट से ड्रॉप की है, 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप की है टेनिस बॉल। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। क्या वेलोसिटी होगी बॉल की जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वही वाला केस है बेटा, अब पहले एक ब्रिक था, अब एक टेनिस बॉल है, ये यहाँ पर ग्राउंड है, यहां पर बताना है कि यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी लेंगे हम, 0, तो फिर से हमने इनिशियल वेलोसिटी को ले लिया 0 मीटर पर सेकंड, और फिर हमने कहा कि क्योंकि ये अर्थ की तरफ ही आ रही है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर, ग्रेविटी की वैल्यू ले ली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बताना क्या है, बतानी है फाइनल वेलोसिटी, तो वही करेंगे 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो 2 into 9.8 into 10 इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस 0 की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 9.8 को 10 से करोगे 98 हो जाएगा, 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, 98 into 2 became 2 8 16, 2 9 18 और 196, तो ये हो गया 196 इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर। तो जब हम रूट निकालेंगे vf स्क्वायर का 196 से, तो ये देखो 14 into 14, 4 4 16, 1 या 4 1 4 5, 1 4 4, 1 1 1, तो 6 9 1, ये देखो 196 होता है किसका स्क्वायर, 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल, देन vf इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है कितना, ये वाला 14 मीटर पर सेकेंड। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, क्या किया है हमने यहाँ पर, क्या इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके जी, ग्रेट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट MCQ। कंसीडर द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x to y। ओके, एक स्पीड टाइम ग्राफ देखो और इसकी मोशन को देख लो। देखो जब हम यहाँ से जा रहे हैं, जब हम इधर ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। जब हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं इधर नीचे की तरफ, तो स्पीड कम हो रही है। बट इधर अगर हम देखें तो इधर सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, इधर स्पीड बढ़ नहीं रही, ना कम हो रही है। ये तो सिर्फ कौन से एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम। यानी हम सिर्फ जब ऐसे गए हैं तो इसका मतलब है सिर्फ टाइम चेंज हुआ। अगर स्पीड चेंज होती तो मैं वाई एक्सिस पे ट्रेवल करता, वाई एक्सिस पे तो हमने ट्रेवल किया नहीं। देखो ये कह रहा हूं कि अगर स्पीड यहां है और टाइम यहां है, तो अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। बट अगर ये ग्राफ ऐसे है, स्पीड यहां टाइम यहां, अगर ये ग्राफ ऐसे है इसका मतलब ये है कि जब टाइम ही चेंज हो रहा है, स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही। तो यानी कि जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। x to y स्पीड हमसे क्या पूछा गया है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x to y इज यूनिफॉर्म, चेंज ही नहीं हो रही। सही, क्या बात समझ में आई है, इसके अंदर क्या हुआ है। चलो जी, ग्रेट। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर हो गई 0, डेटा बना रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या पूछा हुआ है हमसे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड एंड हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर सम टाइम इट पोजेसेस द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने वेलोसिटी जो फाइनली एक्वायर्ड कर ली वो कर ली 20 मीटर पर सेकंड। रेस्ट से स्टार्ट हुई थी 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी कितनी कर ली 2 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस कवर आएगा, डिस्टेंस बताना, क्या बताना हमने, डिस्टेंस बताना, ठीक है। तो डिस्टेंस हम किसके थ्रू बता सकते हैं, डिस्टेंस हम फिर थर्ड इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन की बजाय 2 आ गया, डिस्टेंस हमने बताना है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यही तो है। तो ये हो जाएगा 4s इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 0 तो हटा दो, यानी 400 बाई 4 विच मीन दैट s इज इक्वल्स टू 100 मीटर। यानी जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 100 मीटर। क्या आई है बात समझ में। बहुत सारे सवाल आप देख रहे हैं सेम इक्वेशन से ही सॉल्व हो रहे हैं, तो ये सारे आपके पास से बड़े सवाल हैं, यानी आपको इस फॉर्मूले के ऊपर काफी ज्यादा ग्रिप अच्छी रखनी है अपनी। चलें जी आगे, क्या इतनी बात समझ में आती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ग्रेट, आ जाओ आगे। तो कहानी ये है, आ जाए एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर। कह रहे हैं अ बॉय स्टार्ट हिज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है भाई, पॉइंट पी किधर है, ये रहा पॉइंट पी। एक लड़का पॉइंट पी से स्टार्ट करता है एंड एंड एट पॉइंट एस, और कहां पर आकर रुकता है, पॉइंट एस पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू एस, जब वो ये पी से एस पे गया कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करी। अच्छा देखो, ये गया 5 मीटर, ये गया 3 मीटर, ये गया 5 मीटर, ठीक है। अब इसको अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 5 मीटर ऐसे गया और 5 मीटर ऐसे वापस आया। अब अगर तुम इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को देखो तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर तुम इस वाले को पॉजिटिव कहते हो तो इस वाले को तुम नेगेटिव कह दो, यानी तुम इस +5 और इस -5 का सम करो तो तुम्हारे पास नेट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। नेट मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा, 0। यानी ये जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये काउंट ही नहीं होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जो इधर हुई इधर जाने में और जो इधर से वापस आने में हुई वो तो काउंट ही नहीं होगी, सिर्फ कौन सी होगी, ये वाली काउंट। ऐसा ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, सिर्फ 3 मीटर। कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, ये वाला आंसर सही है। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, सिर्फ 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, क्योंकि प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो वो तो +5 और -5 को कैंसिल कर देते, अगर डिस्टेंस पूछा होता तो वो तो हम +5 और -5 क्या कर देते, कैंसिल कर देते। बट ये हुई है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको तो हम +5, मैंने गलत बोल दिया, डिस्टेंस होता तो हम 5 और 5 को ऐड कर लेते, क्योंकि डिस्टेंस में तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता, डिस्प्लेसमेंट है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जो ये 3 मीटर है। तो करेक्ट आंसर इज 3। क्या इतनी बात। तो अगला एमसीक्यू है, यूजिंग अ हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन व्हिच ऑफ द रिलेशनशिप करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर सी ऑफ ए एंड बी। देखो हेड टू टेल रूल क्या होता है, हेड टू टेल रूल कहता है कि मान लो एक ए वेक्टर है, तुमने क्या किया, ये एक ए वेक्टर बनाया, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल को जोड़ा, ये तुमने बनाया एक बी वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि तुम ये करो कि तुम वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड को जोड़ दो। अरे इसको मिटा देता है, क्या करो, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर, तो जो नया वेक्टर सी वेक्टर बनेगा ना, ये इन दोनों वेक्टर का ए और बी का रिजल्टेंट होगा। तो ये सी वेक्टर बाय डिफॉल्ट बराबर होगा इस ए और इस बी के सम के। ये हेड टू टेल रूल का लॉ है कि जो तुम्हारा सी वेक्टर होगा ये बाय डिफॉल्ट बराबर होगा ए और बी वेक्टर के सम के। तो यहां पर भी यही है कि ये बराबर है किसके, ए और बी वेक्टर के सम के। तो देख लो ये किधर है, ये बी प्लस सी नहीं है, ये माइनस बी नहीं है, तो ये ए जो है वो हमारे पास सही आंसर होगा। सी जो होगा यहाँ पर वो बराबर होगा ए प्लस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है।
चले जी अगले एमसीक्यू की तरफ। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से देखो, अच्छे से लग कर पढ़ना है, एक एक चीज को समझते हुए। देखो हमने अपनी वीडियो क्वालिटी को आज और बेहतर किया है, सॉल्यूशन वर्क तुम्हें करके दिखा रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें बहुत सारी चीजों में बहुत मेहनत भी लगती है, तो तुम्हारी एफर्ट्स भी उतने ही रिक्वायर्ड है। अच्छे से पढ़ो। चलो जी आओ आगे, क्वेश्चन नंबर 12। The gradient slope of a line on a distance time graph represent the gradient. Okay, मैंने समझाया gradient क्या होता है। देखो सबसे पहले distance time graph बनाते हैं। तो हमने कहा ये y एक्सिस आ गया और ये x एक्सिस आ गया। यहाँ मैंने रख लिया डिस्टेंस और यहाँ मैंने रख लिया टाइम। अब मान लो कि इनका ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूँ, तो ये कहलाएगा ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा? तो ये ग्रेडियंट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। ये जो ये वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। और कितना डिस्टेंस चेंज होगा पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो यहां पर आंसर जो है कि ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्पीड। ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता वेलोसिटी। क्या सही है? क्या इतनी बात समझ में आई है कि इसके अंदर यहां तक क्या हुआ है? ओके, लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 13। तो इन अ क्लासरूम वी हैव 20 एमसीक्यूज। बता दूं पहले, वरना तुम लोग सोच कितने एमसीक्यूज है। चैलेंजर लेवल में 20 एमसीक्यूज है। इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट गेट अप फ्रॉम हिज डेस्क and walk 5 meter ahead to his friend desk, collect a book and walk 5 meter back to his own desk. The total distance of the student will be। देखो मान लो बेटा, ये एक बच्चा अपनी डेस्क से खड़ा हुआ और चलता हुआ गया अपने दोस्त के पास 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, यहां से एक बुक उठाई और दोबारा चलता हुआ वापस आ गया। कहां? यहीं पर 5 मीटर का डिस्टेंस तय करके। ठीक है, तो ये हुआ प्लस का 5, ये हुआ माइनस का 5। अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट के दोनों को ऐड करो, प्लस का 5 माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लस का 5 माइनस का 5, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। 0 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पर? नेट डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड की, तो 0 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो लिया, आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 पे क्या समझ में आ रहा है भाई? अच्छे से चलो। एमसीक्यू नंबर 14। In a cricket match, a batsman hit a ball vertically upward with a velocity of 19.6 meter per second. The maximum height attained by the ball will be, okay, ठीक है। In a cricket match, a batsman hit the ball vertically upward. डेटा बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ना हमसे। In a cricket match, a batsman hit ball vertically upward with a velocity of initial velocity ball की तरह कहा जाए। Initial velocity ball की 19.6 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। ठीक है, हाइट पूछी गई है। जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो मैंने आपको बताया फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है तो ये होगा माइनस का 9.8। अभी समझ में आ गया ना? इतना ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस का 9.8 रखेंगे, वही लगाएंगे। 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये माइनस का 9.8, h मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और ये ऐसा ही सवाल है, हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं, बस वर्डिंग अलग है थोड़ी सी। तो इसको लिख लो माइनस का 19.6, h इज इक्वल माइनस का 19.6 का स्क्वायर। तो माइनस से ये माइनस काट दो, 19.6 से इसका स्क्वायर काट दो, तो हाइट जो बचेगी वो बचेगी सिर्फ कितनी? 19.6 मीटर। यानी बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? वो है 19.6 मीटर। ऐसे एक सवाल अभी हमने पीछे भी किया था। ठीक है जी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ तक की सारी बात क्लियर है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू नंबर 15। ओके, ये वाला एमसीक्यू नंबर 15 इज योर असाइनमेंट। एमसीक्यू नंबर 16 इज योर असाइनमेंट। आप इसको खुद सॉल्व करें और कमेंट के अंदर अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसको सॉल्व करें और आंसर लिखें। पॉज करें
और एमसीक्यू नंबर 15 का आंसर लिखो। आंसर ऑफ एमसीक्यू 15। तुम इसको सॉल्व करके पॉज करो और इसका आंसर लिखो जल्दी से। ये मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, ऐसा एक सवाल एक हम कर भी चुके हैं, तो सवाल को पढ़ो और खुद करो। ठीक है जी, हम चल रहे हैं एमसीक्यू नंबर 16 पे, और मैं सबसे वीडियो के लास्ट में ये वाला एमसीक्यू बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा था। ठीक है, 16 है, अ चाइल्ड ड्रॉप अ टेनिस बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी। ये भी आपका असाइनमेंट, क्योंकि ऐसा एक सवाल आ चुका पीछे। आपने कमेंट ऐसे करना है, क्वेश्चन 15 और उसका आंसर, क्वेश्चन 16 और उसका आंसर। ये लिखो आंसर्स और मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि ये सही है या नहीं है। ये बताओ मुझे जल्दी से। अगले पे चलें, 17। हाँ, अब ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ आई स्टोन प्लेस एट अ सर्टेन हाइट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। मान लो यहाँ पर एक सर्टेन हाइट पर ग्राउंड से एक स्टोन रखा हुआ है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड यानी जमीन समझ लो। उसको ग्राउंड तक आने में लगते हैं 5 सेकंड। कितने लगते हैं? 5 सेकंड। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्टोन विल बी। कितना डिस्टेंस ये स्टोन कवर करेगा? मान लो कि गिरने से पहले इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है 0, और क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। ऐसा ही होगा। अब ये देखो सवाल में तो सिर्फ ये 5 सेकंड दिया हुआ है, ये बात समझना कि गिरने से पहले की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ग्रेविटी किसके बराबर होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव। अब बता दो बेटा डिस्टेंस कितना है। तो भाई अब देखो ये पहला सवाल है जिसमें हम सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे हाइट के लिए, ये डिस्टेंस थोड़ी है, ये तो हमसे क्या पूछा हुआ है? हाइट पूछा हुआ है ना, थोड़ी हाइट। हम बोलेंगे हाइट इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0 टाइम प्लस हाफ ऑफ ग्रेविटी कितनी आ जाएगी? 9.8, और टाइम कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्व करें तो हाइट इज इक्वल्स टू, बेटा ये वाला पार्ट 0 इंटू टी बिकेम 0 प्लस 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकेम 4.9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अच्छा मैं थोड़ी सी जगह बना लूं जरा। तो मैं कहता हूं ये आएगा 4.9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देन हाइट इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 25 कर लो, कितना आएगा आंसर? तकरीबन 4 को करोगे तो ये हो जाएगा 100, और 9 भी है तो तकरीबन 122.5, तकरीबन इतना आंसर आएगा। हाँ, आंसर क्या आएगा? 122.5 मीटर। ठीक, तकरीबन इतनी हाइट निकल कर आपके पास आ रही होगी। देख लो ना, अगर 5 होता तो 125 बन जाता, क्योंकि 4.9 है तो 125 थोड़ा कम आएगा आंसर, सबसे करीब यही है। बाकी तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, एकदम यही आंसर आएगा 122.5 मीटर। ठीक है जी, तो ये आंसर हमारे पास निकल कर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है कि यहाँ क्या हुआ है एमसीक्यू नंबर 17 में? सही, आगे चलें। अब हम चल रहे हैं एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ। आ जाओ, एमसीक्यू नंबर 18 क्या है? बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड हैवी मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज दे यूज। बॉल बेयरिंग डाले जाते हैं यूजुअली ना बहुत सारी मशीनरी के अंदर। यूजुअली बाइक्स के हैंडल में भी बॉल बेयरिंग डले हुए होते हैं, टायर के अंदर भी डले हुए होते हैं। तो उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या उनका साइज बहुत छोटा होता है इस वजह से? क्या उनका मास बहुत कम होता है इस वजह से? क्या उनकी शेप बहुत कम होती है? क्या शेप इस तरीके की होती है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे इस वजह से? भाई बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लाइट एंड हैवी मशीनरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज दे हैव स्मॉल। फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं? कि उनका छोटा साइज है, मास कम है, शेप छोटा है, या एरिया इन कॉन्टेक्ट। तो याद रखो बॉल बेयरिंग का एरिया इन कॉन्टेक्ट जो होता है वो स्मॉल होता है, इस वजह से फ्रिक्शन जो होती है वो कम रहती है। इस वजह से फ्रिक्शन कैसी रहती है? कम रहती है।
एरिया इन कॉन्टेक्ट जो होता है वो कम होता है, जैसे फ्रिक्शन कैसी रहती है, कम रहती है। सही है जी। आए एमसीक्यू नंबर 19 पर। अ ट्रक मूव अलोंग अ सेगमेंट ए टू ई इफ अ ट्रक कवर 360 मीटर इन 60 सेकंड, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। मैं आपको पढ़ा चुका। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है, 360 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड्स। तो वी एवरेज जो होगी वो कितनी होगी, 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा। वी एवरेज जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रही है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो वी एवरेज कितनी निकल कर आ रही है, 6 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई है, क्या हुआ है इसके अंदर, अच्छे से बात समझ में आई है कि यहाँ क्या हो रहा है। चलें आ जाए एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 20 क्या है, इफ अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर इन 10 सेकंड्स देन इट्स वेलोसिटी विल बी। और आसान है, कितना डिस्टेंस कवर किया मोटरसाइकिलिस्ट ने, 150 मीटर का, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 150 मीटर अपॉन 10 बिकेम वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। यानी कितनी वेलोसिटी उसने कवर करी, वेलोसिटी उसने कवर करी 15 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये चैलेंजर लेवल के सारे एमसीक्यूज थे जो तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो तुम्हें मिलता है वेल डन, हिट, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब हम चलेंगे चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो अभी हमने क्या किया, ये हमने किया चैलेंजर लेवल के एमसीक्यूज, अब हम करेंगे चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो चैलेंजर लेवल के क्वेश्चन शुरू करते हैं, आ जाए। तो चलें जी, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने काइनेमेटिक्स के चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिसका पहला सवाल है, एन एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन फोर्स, however the earth does not show any movement toward the apple, describe the given phenomena। कह रहे हैं कि जब एप्पल, वही न्यूटन की कहानी जिसमें एक एप्पल गिरता है, तो एक एप्पल जब जमीन पर गिरता है तो वो एप्पल तो जमीन की तरफ आता हुआ नजर आता है, बट एक अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ जाती हुई क्यों नहीं नजर आती। ठीक है, चलो इसका जवाब, इसको किस तरीके से समझो, ये देखो। अब इसको तुम देख लो यहां, ठीक है जी भाई। देखो मानो कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है बाय यूजिंग अ फार्मूला F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब फोर्स जो दोनों बॉडीज के दरमियान में है, यानी अर्थ, ये रही अर्थ, अर्थ और एप्पल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ये F ही है। ठीक है, दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ये वाला F ही है। अब किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हम ये पढ़ते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सेम फोर्स, और फोर्स तो दोनों के दरमियान में सेम ही है, बट जिसके अंदर मास ज्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम, और जिसमें मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा। अब तुम मुझे बताओ कि देखो एप्पल जो है उसका मास जो है वो ज्यादा है, सॉरी उसका मास जो है वो कम है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के अंदर मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम है। यानी कि बात समझे, इतनी फोर्स पर जितनी एक्सेलरेशन एप्पल में प्रोड्यूस हो रही है उतनी एक्सेलरेशन अर्थ में प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो इतनी फोर्स है एक्सेलरेशन जो अर्थ में प्रोड्यूस हो रही है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हमें कहा था डिस्क्राइब द गिवन फिनोमेना इन 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने कहा एप्पल मूव टुवर्ड अर्थ
because attractive force create more acceleration in it. और दूसरा पॉइंट है the acceleration produced in earth by this force is almost negligible, यानी जो अर्थ के अंदर इस फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, वो तकरीबन नेग्लिजिबल है। इस वजह से अर्थ कोई मोशन शो नहीं कर रही, तो कैपिटल जो है वो हमें अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आया है? क्या लॉजिक क्लियर हुआ है कि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अच्छे से अगले एमसीक्यू पे चलें, अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, चलें जी, अगला क्वेश्चन है गिव वन डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक डिफरेंस बताना है और स्केलर वेक्टर का एक बताना है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। दूसरा, डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, वैसे तो एक ही डिफरेंस पूछ रहा, लेकिन चलो हम एक और लिख देते हैं। डिस्टेंस है हाउ फास्ट वी मूव, या हाउ लॉन्ग डिस्टेंस वी ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट है हाउ लॉन्ग displacement we covered in any specific direction। डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा बेटा, ये भी बताना पड़ेगा कि कितना मूव किया, और ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में मूव किया। जबकि डिस्टेंस में क्या बताना पड़ेगा कि कितना मूव किया, ये नहीं बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है जी, तो एक डिफरेंस बोला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हमने दो लिख दिए। और बात करते हैं स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। तो चलो इस तरीके से लिखते हैं, पहले स्केलर का बताते हैं और फिर वेक्टर का बताएंगे। कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटीज? दीस क्वांटिटीज डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? These quantities require डायरेक्शन। ठीक है जी, इन क्वांटिटीज को डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है और स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस स्केलर वेक्टर में यही है, क्योंकि एक डिफरेंस बोला था तो हमने स्केलर वेक्टर का एक डिफरेंस लिख दिया। क्या आसान है ये? मुश्किल तो नहीं है। आगे चलें, चलो जी अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, अगला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू नहीं, द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेवल ऑफ अ साइकिलिस्ट। ठीक है जी, फॉर द ट्रेवल ऑफ अ साइकिलिस्ट हमने बतानी है फाइनल वेलोसिटी। तो द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेवल ऑफ साइकिलिस्ट, फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट ए बी एंड सी। ए बी और सी के अंदर, यानी सेगमेंट ए जो है वो ये है, ये यहां से लेकर यहां तक था। एक सेगमेंट ए जो है वो ये वाला है, ये यहां से लेकर ये ऊपर तक का ये सेगमेंट ए आ गया, और फिर ये सेगमेंट बी आ गया, और फिर ये नीचे तक जो है ये आ गया सेगमेंट
जी, तो इन 3 सेगमेंट्स की बात की जा रही है, तो मैं इन 3 सेगमेंट्स की बात कर देता हूँ इस तरीके से कि इन तीनों सेगमेंट के अंदर कितनी वेलोसिटी कवर की साइकिलिस्ट ने। तो ये ए सेगमेंट, ये बी सेगमेंट और ये सी सेगमेंट, ठीक है जी। तो वेलोसिटी में चाहिए 2 चीजें। अच्छा यहाँ देखना, यहाँ डिस्टेंस जो है बेटा वो किलोमीटर में, पहले इस चीज का ख्याल रखना कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर किसमें है, डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में है और टाइम यहाँ पर मिनट्स में है, यूनिट डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, अगर तुम देखो इस पॉइंट पर तो तुम्हें नजर आएगा कि इस पॉइंट पर यहाँ तक जो है वो तकरीबन 22 मीटर तक का, 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। अगर टाइम के लिए तुम इसको ऐसे नीचे लेकर आओ तो तुम ये देखोगे कि टाइम जो है वो तकरीबन 6 मिनट का कवर हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कहते हैं कि भाई देखो डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का मतलब हो गया तकरीबन कितना, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया तकरीबन 2000 मीटर, ठीक है जी। और टाइम कितना है, टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट को सेकंड में लाओ, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 360 सेकंड। वेलोसिटी के लिए क्या करो, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होगी 2000 और डिवाइड करके जो टाइम लगा है 360 उसको कैंसिल करो और जो भी आंसर आए वो यहाँ लिख दो, ठीक है जी। इसका आंसर तुम बता के मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेगमेंट ए का आंसर क्या आ रहा है, तुम बताओ मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरीके चलते हैं अब हम सेगमेंट बी के ऊपर। सेगमेंट बी के ऊपर अगर हम देखें तो सेगमेंट बी के ऊपर डिस्टेंस जो है वो इनिशियली कहाँ था, इनिशियली अगर चलो मैं कहता हूँ इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्टेंस जो कवर हुआ सेगमेंट बी में वो तो 0 है। भाई ऐसा क्यों, आप ये देखें कि इस बी के अंदर ये जो बी वाला पाथ था हमारा, इस बी वाले पाथ में हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करे हैं, हम वाई एक्सिस पे ट्रेवल करा ही नहीं है हमने। तो वाई एक्सिस पे ट्रेवल करते तो डिस्टेंस ट्रेवल होता, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे करा है ट्रेवल। और कहां से लेकर कहां तक करा, ये देखें ये 6 से लेकर, अगर इसको मैं यहां से नीचे की तरफ लाऊं तो ये कुछ इस तरह आएगा। सॉरी गलत आ गया, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। और हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं कि भाई इसको इस पॉइंट से ऐसे नीचे की तरफ, तो ये तकरीबन 12 पर आ रहा है, तो हम तकरीबन ले लेते हैं कि देखो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 0, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ 0 और टाइम कितना लगा, तो 6 मिनट तो यहाँ पर हो गए थे, ये 12 मिनट में हो गया, तो 12 में से 6 निकाल दो तो 6 मिनट ही लगे। और जो 6 मिनट है उसके लिए करो ये कि उसको फिर अगर तुम सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो 360 आएगा, लेकिन इतनी मेहनत की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जब तुम वेलोसिटी निकालने जाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, यहाँ पर कोई वेलोसिटी थी नहीं। अब इधर आ जाओ, यहाँ से लेकर नीचे तीसरे पॉइंट तक सी सेगमेंट में, तो अगर मैं सी सेगमेंट की बात करूं तो वो हुआ कहां से, 20 मीटर से स्टार्ट हुआ और गया कहां पर, ये देखो इस एक्सिस पे ट्रेवल करते हुए आओ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, टाइम में तो 20 है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर y की वैल्यू होगी 0, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इस पॉइंट पर वो 0 था और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था 20। तो अगर तुम सी सेगमेंट के अंदर, अगर तुम सी सेगमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालो तो तुम कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी 2 किलोमीटर, यानी हो गया माइनस का 2 किलोमीटर, यानी तकरीबन ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2000 मीटर, क्या हो गया माइनस का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो हम इसको माइनस कर लेंगे। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 12 से 20 मिनट में पहुंच गया, ये देखो 12 मिनट पे यहाँ पे था, अब है 20 मिनट में, तो टाइम लगा 8 मिनट का। टाइम कितना लगा बेटा 8 मिनट का, तो इसको करोगे 8 इंटू 60, 6 8 48, तो ये हो गया 480 सेकेंड्स, ठीक है। देखो 12 मिनट पे यहाँ था और 20 मिनट पे यहाँ पर है, तो 12 में से 12 मिनट निकाल दो, कितना बचा 8 मिनट पीछे। तो अब वेलोसिटी निकालने जाओगे बेटा तो क्या करोगे, -2000 को डिवाइड करोगे विद 480, 0 से 0 कैंसिल और कर लो -200 डिवाइडेड बाय 48, जो भी आंसर है वो यहाँ लिख देना और तुम बता देना कि आंसर क्या निकल रहा है। लॉजिक समझ में आया, कैलकुलेशन तो तुम कर दोगे डिवाइड करके, लॉजिक समझ में आया कि इसके अंदर हुआ क्या है, किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके। क्या अच्छे से समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर लें। आइए अगले सवाल पे।
अगला सवाल है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अच्छा, इस सवाल में कह रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो भी सकते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं भी हो सकते, तो ऐसा क्यों? तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन भी करना है। चलो जी, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? बहुत आसान सवाल है, लॉजिकल। देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल बेटा यही तो है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल तुमसे पूछेंगे पेपर में, डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे। देखो, इफ अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और ग्राफ मानो कि ग्राफ ऐसा बना है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन में मान लो ये 20 मीटर ट्रेवल किया हो फॉर एग्जांपल, तो भाई ऐसे स्टेट में तो अब मैं आपको बोलूंगी भाई यहाँ डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस 20 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। यानी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। इफ अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। भाई ऐसा थोड़ी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस नहीं है, बात तो एक ही है ना वहां पर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो वहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट होगा कि भाई एक ऐसा केस है कि जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। बट अगर बॉडी, इफ अ बॉडी ट्रेवल ऑन अ कर्व पाथ, on a curve path, so distance and displacement are not equal, are not equal। ठीक है जी, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। कैसे? देखो इसको भी ग्राफ में तुम्हें बना के दिखाता है। एक देखो, एक ग्राफ बनाते हैं इसको। देखो अब ये हमने जो है ना, एक बॉडी है वो इस तरीके से जाती है, फिर वो ऐसे जाती है, फिर वो ऐसे जाती है, फिर वो ऐसे जाती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेस होगी इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर ये, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये क्या, बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेकर ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट पाथ में। बट डिस्टेंस क्या होगा? पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। मान लो ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था, ये 4 मीटर। तो ये 4, ये 3 और इन 4 को जोड़ो, यानी ये पूरी लाइन के पाथ को जोड़ो, तो ये जो 11 मीटर बनेगा ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये 4 और 2, ये 6, 3, 9, 2, 11 और ये 15 को जोड़ो तो वहां पर ये डिस्टेंस है। तो यहां पर तुमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुए अगर कर्व पाथ पर। अगर हम कर्व पाथ पर ट्रेवल करें तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर कब है? जब स्ट्रेट लाइन पर है। बराबर कब नहीं है? जब किसी कर्व पाथ पर है तो वहां बराबर नहीं होते। होपफुली यू गेट द पॉइंट। अब कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो at an instant of time but its acceleration is not zero? If yes, give an example of such case। अच्छा हाँ, कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी की वेलोसिटी तो जीरो हो बट उसकी एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू हो। किसी स्पेसिफिक टाइम में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो, बट उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही उसकी एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आंसर है यस, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अब तुम बोलोगे भाई सर बताएं तो सही किस तरीके से पॉसिबल। तो एग्जांपल है, सपोज अ बॉडी ट्रेवल, और मैं कहूं इसको बेहतर तरीके से, मैं इसको ऐसा कह लूं कि इफ अ बॉडी in motion under gravity, in motion under gravity reach to its maximum height, reach to its
मैक्सिमम हाइट। देखो मान लो कि एक बॉडी यहां से एक बॉल हमने हिट करी, वो बॉल यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई और यहां से नीचे आई, ठीक है। अभी जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हम कहते हैं कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो। अभी पीछे हमने चैलेंजर लेवल के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, वहां पर हमने वेलोसिटी को जीरो बोला, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। बट यहां पर एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्या एक्सेलरेशन जीरो होगी? नहीं, यहां पर एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के बराबर होगी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। ऐसा ही है, इसके बराबर होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। यानी आप देखो यहां पर एक ऐसे इंस्टेंट ऑफ टाइम में कि जहां पर वेलोसिटी जीरो है बट ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू एडजस्ट कर रही है। तो इसकी एग्जांपल है, तो मैं कहूंगा व्हेन इट रीच टू इट्स मैक्सिमम हाइट, तो यहां लिख रहा हूं आगे, सो इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो बट इट्स एक्सेलरेशन, अब वहां पर उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन को मैं ग्रेविटी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, इज नॉट जीरो, इट हैज वैल्यू इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी जो कि अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, बट वहां पर उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, वहां पर एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के बराबर होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा पॉसिबल है एक्चुअली में कि इस तरह के केसेस बन सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। A car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो एक एवरेज स्पीड से चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो हमने बोला गाड़ी की स्पीड कितनी है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। चलो एक गाड़ी की सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं, कितनी वेलोसिटी से चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, चलो पहले इसको मीटर पर सेकंड में ले आएंगे, कैसे लेंगे? 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं, 36 1 जा 36 2 जा, तो 2 into 10 लिखिए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 360 किलोमीटर, और हमें बोला गया डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, डिस्टेंस इसने कवर किया 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख लूं कि भाई किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए मैं बोलूंगा 360 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1000 से, तो ये हो जाएगा तकरीबन 36 और 1 2 3 4 मीटर। हमसे क्या पूछा गया, टाइम। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम को मैं इधर ले जाऊं तो मैं बोलूंगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 3 6 1 2 3 4 अपॉन कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं 1 0 से तो 1 0 काट दो, 2 1 जा और 2 18 जा 36, तो ये हो जाएगा 18,000 सेकेंड्स। 18,000 सेकंड्स लगेंगे। इसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर लेकर आए, बाय मल्टीप्लाई विद 1000 एंड डिवाइड बाय 3600। डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी 360 किलोमीटर, इसको लेकर आए 1000 से मल्टीप्लाई करके हम किसमें, मीटर के अंदर। और फिर हमने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को वहां जा ले आओ, वेलोसिटी को यहां ले आओ, देखो वेलोसिटी आ जाएगी यहां, तो वेलोसिटी यहां आ गई। डिस्प्लेसमेंट थी 36 360,000 और टाइम वेलोसिटी थी 20, कैंसिल किया, 18,000 सेकंड का टाइम निकलकर आ रहा है। क्या आई है बात समझ में? इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहे थे, अच्छे से बेटर समझ में आ रहा है? देखो अब तुम्हें थोड़ा सा तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें फोकस भी करना पड़ेगा। देखो बेटा, जिन चीजों में मेहनत और वक्त लगता है उस पर आपको, यानी आप समझ लो कि आपको वहां पर डिस्ट्रैक्शन से बचकर बैठना पड़ेगा। अगर आपकी सराउंडिंग में सारी चीजें मोबाइल पड़ा तो साइड में रखो और कंप्लीटली फोकस करो, तुम्हारी अच्छे से पेपर की तैयारी होगी। आओ जी आगे, अगला सवाल है, अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी एक सिग्नल से गुजरती है, जब ग्रीन सिग्नल को पास करती है तो तब उसकी वेलोसिटी थी कितनी, तब उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड।
इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गाड़ी ने एक्सेलरेट किया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये पूछ रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, बताओ किससे सॉल्व होगा। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, s इज इक्वल्स टू vit प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो कौन सा लगाएं, तो बेटा इस पे लगेगा ये पहली इक्वेशन, क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी पूछ रखी है, इनिशियल दे दी, एक्सेल देखो इनिशियल दे दी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, तो बस लगा के निकाल लो। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, हम बोलेंगे vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, vf इज इक्वल्स टू vi कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है 1.5 और टाइम कितना लगा है 5 सेकंड का। तो जब मैं 1.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, इट विल रिमेन ऑलमोस्ट 7.5, 1.5 को कर दो मल्टीप्लाई, इससे 5 से इट विल बिकम 7.5 एंड 7.5 प्लस 12 बिकम 12.5 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी निकल कर आई है फाइनल 12.5 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों अच्छे से, कितनी वेलोसिटी निकल कर आई है 12.5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ गई। ठीक है जी, हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया था, इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी, एक्सेलरेशन दे दी थी, टाइम दे दिया था, फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, बस फर्स्ट इक्वेशन लगा के निकाल लिया आंसर। अगले सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियली ट्रेवलिंग यानी ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितनी 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले बेटा इसको मीटर पर सेकंड में लेकर आओ, कैसे पीछे बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, 18 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, डिवाइड करो 3600 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2 5 जा 10। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेटेड एट कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बॉडी ये मोटरसाइकिल एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो अप, बेटा बहुत आसान है, 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा, 10 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, फिर बताओ। वीडियो पीछे जाके देखो, पॉज करो और पीछे जाके देखो, वीडियो में 3 इक्वेशन हमने लिखी थी, कौन कौन सी, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, ये तो नहीं लिख सकता क्योंकि डिस्टेंस पूछा हुआ है। देखो हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो, इसका मतलब है डिस्टेंस। अगर सेकंड इक्वेशन देखें s इज इक्वल्स टू vit प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, यानी ये है। क्या टाइम हमारे पास है, हाँ भाई 10 सेकंड का टाइम भी दे दिया है। क्या एक्सेलरेशन है हमारे पास, हाँ भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन भी दी दी है। तो सिंपली आप क्या करें, आप लगा दें सेकंड इक्वेशन किस तरीके से, s इज इक्वल्स टू vit प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू vi कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में लाए तो वो 5 आया। ठीक है, टाइम कितना था 10 सेकंड का, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितनी थी 2 और टाइम कितना था 10 सेकंड का, उसका कर दिया स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू 5 10 50, 2 से 2 कट गया और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 50 बिकेम 150 मीटर। यानी 10 सेकंड के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 150 मीटर का, बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा कितना 150 मीटर का, इतने टाइम के बाद। क्या बेटा बात समझ में आई है, क्या हुआ है अच्छे से, कि हमने इसको किस तरीके से किया। चलो जी आ जाओ आगे चलते हैं, अगला सवाल चैलेंजर लेवल का। देखो इतने प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा, ये लेक्चर तुमने पूरा देखा है ना, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा कल कोई पेपर है तो बेटा तुम उसके लिए 100% तैयार हो रहे हो। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक बॉल है जो एक टावर से नीचे गिरती है, द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड। ठीक है, बॉल को लगा कितना टाइम, बॉल को लगा नीचे आने में 5 सेकंड्स। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, मैं ऐसा मान लेता हूं कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी जब टॉप ऑफ अ टावर पे थी बॉल, तो लेट से ये एक टावर है, तो इस टावर के टॉप पर जब थी तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोल दिया लेट से 0 थी। ठीक, 5 सेकंड लगे। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, हाइट बतानी है टावर की, और वेलोसिटी ऑफ अ बॉल
विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल है। और दूसरा ये कि यहाँ पर ग्रेविटी पॉजिटिव भी होगी, क्योंकि टुवर्ड अर्थ आ रहा है, अगर अर्थ से अपोजिट जा रहा होता तो नेगेटिव लेते। हाइट निकालने के लिए क्या करें? लगाओ बेटा सेकंड इक्वेशन, लगाओ सेकंड इक्वेशन, सॉल्व होगा किस तरह। सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू bit प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब आप जब इसको मोशन अंडर ग्रेविटी में चेंज करेंगे तो आप s के बजाय h लिखेंगे, bit तो एज इट इज रहेगा, a के बजाय आप 9.8 लिखेंगे और t का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो आपने कहा हाइट इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, टाइम कितना था? 5 सेकंड, प्लस 1, आप जब 1/2 को 9.8 से करेंगे वो होगा 4.9 इंटू टाइम कितना है? टाइम है 5 सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाइट वुड भी ये हो जाएगा 0 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सबको सही रखा है हमने? बिल्कुल। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 4.9 से, इट विल बी 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। ये हाइट निकाल ली हमने, दो चीजें पूछी थी, हाइट और फाइनल वेलोसिटी। ये हाइट निकाल ली हमने, अब निकाल लेते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। आओ जी, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें? थर्ड इक्वेशन यूज करो, 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 2 इंटू ग्रेविटी कितना रख लो? 9.8 इंटू कितना हो जाएगा? हाइट कितनी है? 122.5 इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस 0। सो vf स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू बटे को 122.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 122.5 122 और 122 कितना हो गया? 122 और 122 तकरीबन हो गया 244 और 245, तो ये हो जाएगा 245 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन का जो है वो फाइनल वेलोसिटी का आंसर क्या निकल कर आ रहा था। सॉल्यूशन बनाओ और मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है, मुझे बताओ, फिर मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है, चलो ग्रेट, आगे चले भाई आगे। अगला सवाल क्या है? सो हियर वी गो, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो जब आप इसका आंसर मुझे दे रहे हो तो आप मुझे बता दिया कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है जी, तो ये आप मुझे बता देंगे। ठीक, सो ग्रेट, वेल डन। हमने सॉल्व कर लिया। क्या हमने सॉल्व कर लिया? चैलेंजर लेवल के क्वेश्चन और चैलेंजर लेवल के एमसीक्यूज। अगर तुमने ये लेक्चर पूरा यहां तक देखा तो बेटा वेल डन, वेरी गुड, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और इंशाल्लाह इससे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम किस में? मिलते हैं हम काइनेमेटिक्स के मास्टर लेवल में।